बच्चों अपने करने जा रहे हैं चैप्टर 1 उसका पार्ट 6, जिसमें आज अपने करेंगे फर्टिलाइजेशन के इवेंट। पिछले पार्ट 5 के अंदर अपनों ने सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होने वाले इवेंट किए थे, जो 3 टाइप के थे: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पार्ट 5 वीडियो के अंदर अपनों ने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कर लिए हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं कर रही है। अब अपने करेंगे निषेचन की घटनाएं यानी फर्टिलाइजेशन के इवेंट। यानी फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन के समय बच्चों नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं और जिससे जाइगोट बनता है, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। अब वह प्रक्रिया जिसमें 2 अगुणित युग्मक यानी हैप्लॉइड्स जो गैमीट्स हैं आपस में मिलकर एक युग्मनज का यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। The process of fusion of haploid gamete to form a diploid zygote is known as a syngamy और fertilization। यानी फर्टिलाइजेशन के लिए जो दूसरी टर्म दी जाती है उसको अपने सिनगैमी भी कहते हैं। वैसे दोनों में डिफरेंस है, बट आपकी बुक एक ही बोल रही है। आप ध्यान रखेंगे कि नर और मादा युग्मकों के मिलने को सिनगैमी कहते हैं और फर्टिलाइजेशन वो पूरी प्रक्रिया है। तो सिनगैमी गैमीट्स का मिलना सिनगैमी। सिन का मतलब होता है जुड़ना और गैमी का मतलब है गैमीट, तो इसका मतलब बना सिनगैमी यानी गैमीट का फ्यूजन। अब है बच्चों टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ संपन्न हो रहा है, किसी की बॉडी में, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में संपन्न हो रहा है या बॉडी से बाहर हो रहा है, उसके शरीर से बाहर हो रहा है। इस आधार पर फर्टिलाइजेशन 2 टाइप के हैं। अगर फर्टिलाइजेशन है ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर हो रहा है, जैसे कि पानी में संपन्न हो रहा है, तब ऐसे फर्टिलाइजेशन को अपने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन कहते हैं। इंटरनल यानी युग्मकों का मिलना, जिसको अपने सिनगैमी भी कह रहे हैं, वो फीमेल की बॉडी में संपन्न हो रही है तो उसको अपने इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो सामान्यतः है वो जल में ही संपन्न होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यानी जननिक मार्ग में संपन्न होता है। अब दोनों में जो डिफरेंस है वो करेंगे अपने। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, यानी युग्मकों का मिलना सिनगैमी जीव के शरीर से बाहर संपन्न होता है, यानी सामान्यतः जल में संपन्न होता है, जो लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा। हायर कैटेगरी जो होगी वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, यानी युग्मकों का मिलना है वो जीव के शरीर में संपन्न होगा। जल में युग्मकों के मिलने की प्रायिकता बहुत ही कम होती है, क्योंकि जितने भी गैमेट्स हैं वो पानी में छोड़ दिए जाते हैं उस ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो मेल और फीमेल का जो आपस में गैमेट्स का मिलना है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है, तो चांस ऑफ सिनगैमी लेस होते हैं। बट यहाँ गैमेट को मादा के शरीर में ही छोड़ा जाता है, तो यहाँ चांस ऑफ सिनगैमी मोर है यानी ज़्यादा है। तो सिनगैमी किस में ज़्यादा है, किस में चांसेस ज़्यादा हैं, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में सिनगैमी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एग और यंगवन जल में ज़्यादा सुरक्षित नहीं होते हैं, क्योंकि जो दोनों गैमीट मिलेंगे वो आपस में पानी में मिलेंगे, तो दूसरे जीव उसको आकर खा भी सकते हैं, उसके लिए अच्छी कंडीशन नहीं भी हो सकती है, तो वहाँ उसकी इतनी सिक्योरिटी नहीं है और उत्तरजीविता के चांस बहुत कम है। हो सकता है कि जाइगोट है वो बनने के बाद नष्ट भी हो जाए, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर जो चांस होंगे सर्वाइवलनेस के, उसके उत्तरजीविता के, वो 100% होंगे यानी मैक्सिमम होंगे। तो एग और यंग वंस पूर्ण रूप से सुरक्षित होते हैं, उनकी पूर्ण रूप से प्रोडक्शन होती है क्योंकि वो फीमेल की बॉडी में होते हैं, और जो उनकी सर्वाइवल के चांसेस हैं वो मैक्सिमम होते हैं। अब यहाँ मीडियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि नर और मादा युग्मकों को पानी में छोड़ा गया है, तो एक माध्यम क्या है, यहाँ पर पानी है। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फीमेल की बॉडी में ही गैमेट छोड़ दिए गए हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अब एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, तो जितने भी जलीय जीव है मैक्सिमम वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, जैसे एल्गी हुई, फिशेज हुई, एम्फीबियन हुए। फिशेज में आप ध्यान रखेंगे स्पेशली जो अस्थिल मछलियाँ होती हैं, बोनी फिशेज होती हैं, उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। लेकिन जितनी भी कार्टिलेजन फिशेज हैं यानी उपास्थल मछलियाँ हैं, उनमें मोस्ट ऑफ अपने देखते हैं कि उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, जैसा कि स्कोलिडोन का एग्जाम्पल है। स्थलीय जीव जितने भी टेरेस्ट्रियल जीव हैं, हायर कैटेगरी के जो एनिमल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन को शो करेंगे। ब्रायोफाइट हुए, टेरिडोफाइट हुए, जिम्नोस्पर्म हुए, एंजियोस्पर्म हुए, ये प्लांट की कैटेगरी आ गई है, उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। रेप्टाइल, एवीज, मैमल या जो फिशेज हैं, और वो भी स्पेसिफिक कर दिया गया उपास्थल मछलियाँ यानी कार्टिलेज फिशेज, उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बच्चों, एक आपको नोट दिया गया आपकी बुक में कि पार्थेनोजेनेसिस अनिषेक जनन किसे कहते हैं। तो बिना निषेचन के यानी जो एग है वो फर्टाइल नहीं हुआ है, उसके पास नर युग्मक आए नहीं है,
तो सिर्फ जो अपने देख रहे थे कि जो फीमेल गैमेट था, जो एग था, उसने बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना शुक्राणुओं के ही नए जीव का निर्माण कर दिया। फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, निषेचन हुआ ही नहीं। तो इस क्रिया को अपने पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। यही प्रक्रिया फलों के अंदर, यानी जो पादप जो है पौधों के अंदर, पार्थिनोकार्पिक कहलाती है। यानी अगर एनिमल है तो अपने उसको पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे, और अगर वो प्लांट्स है यानी ओवरी है, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही फ्रूट बनाने लग गई है, तब अपने उसको पार्थिनोकार्पी कहेंगे। यानी बिना निषेचन के अंडाशय का फल में परिवर्तित होना। यहाँ बिना निषेचन के ही जो एग है वो नए जीव का निर्माण कर देते हैं, उसे अपने पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। एनिमल कैटेगरी के एग्जाम्पल जिसमें पार्थेनोजेनेसिस पाई जाती है, जैसे रोटीफर हुआ, हनी बी हुए। रोटीफर भी ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी है, हनी बी आपको पता ही है, शायद मक्खी है। स्मॉल लिजार्ड सा कुछ, थोड़ी बहुत लिजार्ड भी ऐसी आती हैं, कई ऐसी लिजार्ड हैं, यानी छिपकली हैं, जिनके अंदर पार्थेनोजेनेसिस पाई जाती है। बर्ड्स हैं, पक्षी, और पक्षियों में स्पेशल बर्ड्स का नाम है टर्की। पार्थिनोकार्पी प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। अब बच्चों, आप अपनों ने फर्टिलाइजेशन के इवेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए थे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब अपने तीसरे पॉइंट पर पहुंच गए हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी जब नर और मादा युग्मक आपस में मिल गए हैं और जाइगोट का निर्माण हो गया है, तो अब क्या होगा? तो जाइगोट्स है वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, गुणन करेगा। यानी जाइगोट एक कोशिकीय है और वो विभाजन करके, जाइगोट में होने वाले विभाजन को अपने विदलन विभाजन कहते हैं। तो विदलन विभाजन करके वो मल्टीप्लिकेशन करता है, अपने नंबर को बढ़ाता है। फिर उसमें जो एम्ब्रियो का निर्माण होगा उसको अपने एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे। यानी जाइगोट में क्लीवेज होने के बाद जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन गई है, अब उससे एक एम्ब्रियो बनेगा, एक भ्रूण बनेगा। तो भ्रूण निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको अपने एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे। यानी युग्मकों के मिलने के बाद एम्ब्रियो के निर्माण तक की जितनी भी प्रक्रियाएं होंगी उनको अपने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में काउंट करेंगे। सबसे पहले बच्चों, जाइगोट यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो जाइगोट बना है वो आगे क्या करेगा? तो वो मल्टीप्लिकेशन करेगा। गैमीट्स मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है, दोनों आपस में मिलेंगे तो बच्चों जाइगोट बनेगा। गैमीट हमेशा और हमेशा एगुणित होते हैं, और एगुणित को एन से डिनोट किया जाता है। तो एन और एन मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? 2n बनाते हैं। अब ये जाइगोट है, मल्टीप्लिकेशन करता है और फिर उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब बाह्य निषेचन में युग्मनज जल में बनता है, और अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो ये युग्मनज है वो फीमेल की बॉडी में बनता है। क्योंकि अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो दोनों गैमीट कहाँ बनेंगे? पानी में मिलेंगे। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो दोनों गैमीटों का मिलना कहाँ होगा? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होगा, यानी मादा के जननिक मार्ग में संपन्न होगा। युग्मनज आगे का परिवर्धन है, पादप के अंदर देखा जाता है। वो किस पर डिपेंड करता है कि जो जाइगोट बन गया उसकी आगे की डेवलपमेंट कैसी होगी? ये उसके लाइफ साइकिल पर डिपेंड करेगा या फिर उसके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करेगा। तो प्लांट्स के अंदर स्पेशली देखा गया कि पादपों में 3 प्रकार के जीवन चक्र पाए जाते हैं। एक को कहते हैं हैप्लोन्टिक, एक को कहते हैं अपने डिप्लोन्टिक, और एक को कहते हैं अपने हैप्लोडिप्लोन्टिक। तो ये 3 आपको टर्म दी गई है कि प्लांट में लाइफ साइकिल कितने प्रकार की है? हैप्लोन्टिक है, डिप्लोन्टिक है और हैप्लोडिप्लोन्टिक है। हैप्लोन्टिक, हैप्लोइड मतलब अगुणित, यानी उसके लाइफ साइकिल में मैक्सिमम जो अवस्थाएं हैं वो अगुणित ही है। जाइगोट को छोड़ दो, क्योंकि जाइगोट तो हमेशा बच्चों द्विगुणित होता है। जो लोअर कैटेगरी होती है, जो प्लांट्स के अंदर अपने देखते हैं, जैसे थैलोफाइट्स हैं, तो उनकी मेन प्लांट बॉडी अगुणित होती है। अगुणित प्लांट बॉडी जो युग्मक से बनी है तो इसको युग्मकों का निर्माण करती है, इसलिए अपने इसको युग्मकोद विधि भी कहते हैं। गैमेटोफाइट यानी गैमीट्स है, फाइट मतलब वो प्लांट है, अगुणित पादप है, इसको अपने कहते हैं युग्मकोद्भिद। युग्मक बार बार मैं कह रही हूँ बच्चों अगुणित होते हैं। तो गैमेटोफाइट से बनेंगे क्या बच्चों? गैमीट्स बनेंगे। अब गैमेटोफाइट भी n नंबर का है, गैमीट भी n नंबर के हैं, तो n से n बनाना है तो कौन सा डिवीजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या आपको दिखाई दे रही है। गैमीट्स में n नंबर है, गैमेटोफाइट में भी कितनी है? n है। तो इनमें कौन सा डिवीजन होगा बच्चों? समसूत्री विभाजन होगा। अब जो गैमीट्स बनेंगे प्लांट्स के अंदर, उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों गैमीट्स आपस में मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है उसमें जाइगोट 2n नंबर का बन चुका है, लेकिन मेन प्लांट बॉडी अगुणित है, इसलिए इस जाइगोट से सीधी मेन प्लांट बॉडी नहीं बनेगी, उसके बीच में स्पोर बनेंगे। क्योंकि प्लांट बॉडी अगुणित है
और जो स्पोर है वो अगुणित है, जाइगोट है वो द्विगुणित है। तो द्विगुणित से सीधा बॉडी बनेगी तो वो 2n बन जाएगी। इसलिए एक बीच की अवस्था आती है जिसमें जाइगोट है अर्धसूत्रीय विभाजन करता है। मियोसिस मतलब अर्धसूत्रीय विभाजन, उससे बनेंगे बच्चों स्पोर। यानी हैप्लॉइड जो प्लांट्स होते हैं वो भी अर्धसूत्रीय विभाजन करते हैं, ये नहीं कि वो अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं करते हैं, लेकिन कब? वो जाइगोटिक मियोसिस करते हैं और स्पोर बनते समय करते हैं। तो यहाँ उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया है, लैंगिक जनन किया है, दोनों गैमीट आपस में मिले हैं, जाइगोट बना है और उसके बीच की एक अवस्था आई है बीजाणु यानी स्पोर। अब ये स्पोर है वो जर्मिनेट करके अंकुरित होकर नया गैमेटोफाइट बनाते हैं। अब अपने देख रहे हैं बच्चों, ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन है, सिर्फ एक ही 2n है। इसलिए लाइफ साइकिल के अंदर मुख्य जो स्टेजेस आ रही हैं वो अगुणित आ रही है, जाइगोट को छोड़ दो। इसलिए इस प्रकार के लाइफ साइकिल को हैप्लोन्टिक कहते हैं। तो जाइगोट में इसमें मियोसिस होता है और लाइफ साइकिल में ज़्यादा जो अवस्थाएं होती हैं वो अगुणित होती हैं। इस प्रकार के लाइफ साइकिल को अपने हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। अब डिप्लोन्टिक, डिप्लॉइड का मतलब 2n, यानी ऐसे प्लांट जिनकी मुख्य प्लांट बॉडी है वो 2n है, यानी स्पोरोफाइट है। द्विगुणित को बच्चों स्पोरोफाइट कहेंगे प्लांट बॉडी में। तो स्पोरोफाइट है। अब स्पोरोफाइट 2n नंबर का है, गैमीट हमेशा अगुणित होते हैं। अब प्लांट बॉडी 2n की है, गैमीट n नंबर की है, तो स्पोरोफाइट से गैमीट बनते टाइम कौन सा डिवीजन होना चाहिए? अर्धसूत्री। बच्चों यहाँ n था, n से n बनाना है तो यहाँ समसूत्री। यहाँ 2n है, 2n से n बनाना है तो यहाँ डिवीजन होगा अर्धसूत्री। गैमीट आपस में मिलेंगे क्योंकि लैंगिक जनन है, तो उससे बनेगा बच्चों जाइगोट। जाइगोट बन गया 2n नंबर का। मुख्य प्लांट बॉडी 2n है, जाइगोट भी 2n है, तो इसमें जाइगोट में अर्धसूत्रीय विभाजन तो हो नहीं सकता है, तो जाइगोट में होगा बच्चों समसूत्रीय विभाजन। इस प्रकार के लाइफ साइकिल के अंदर मुख्य जो अवस्थाएं आपको 2n दिखाई दे रही है, 2n दिखाई दे रही है, n सिर्फ एक ही स्टेज दिखाई दे रही है। तो 2n ज़्यादा है, इसलिए इस प्रकार के लाइफ साइकिल को अपने डिप्लोन्टिक कहते हैं। और इसमें जाइगोट में होता क्या है बच्चों? समसूत्रीय विभाजन होता है। यहाँ जाइगोट में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, इधर जाइगोट में समसूत्रीय विभाजन होता है, माइटोसिस होता है। तो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोट में कौन सा डिवीजन होता है? तो ध्यान रखेंगे बच्चों, समसूत्रीय विभाजन होता है। लाइफ साइकिल के अंदर जो ज़्यादा अवस्थाएं होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं। यहाँ भी डिप्लॉयड है, 2n है, यहाँ भी 2n है, बट यहाँ क्या है बच्चों? n है। तो ज़्यादा अवस्थाएं कौन सी है? 2n की। इस प्रकार के लाइफ साइकिल को अपने डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। यानी ये जीवन चक्र कौन सा है? ये डिप्लॉयड वाला है। नेक्स्ट बच्चों हैप्लोडिप्लोन्टिक, यानी उसमें हैप्लॉइड अवस्थाएं भी है और उसमें डिप्लॉयड अवस्थाएं भी है। लेकिन जाइगोट क्या करता है? तो बच्चों जाइगोट माइटोसिस ही करता है। सिर्फ जाइगोट जो मियोसिस करेगा तो वो हैप्लोन्टिक में करेगा, बाकी जब भी जाइगोट करेगा तो बच्चों माइटोसिस ही करेगा, समसूत्रीय विभाजन ही करेगा। आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा लाइफ साइकिल है जिसमें जाइगोट अर्धसूत्रीय विभाजन करता है, तो वो बच्चों हैप्लोन्टिक है। बाकी दोनों ही डिप्लोन्टिक में या हैप्लोडिप्लोन्टिक में जाइगोट है वो समसूत्रीय विभाजन ही करता है। तो बच्चों इसके अंदर अपने देखते हैं कि मुख्य प्लांट बॉडी वो स्पोरोफाइट होगी। स्पोरोफाइट का मतलब द्विगुणित होगी, हिंदी में उसको बीजाणुद्विद कहते हैं। गैमेटोफाइट को अपने युग्मकोद्भिद कहते हैं, स्पोरोफाइट को बीजाणुद्भिद कहते हैं। अब 2n है, उससे सबसे पहले बच्चों स्पोर बनेंगे। तो 2n से जो स्पोर बनेंगे, स्पोर हमेशा अगुणित होंगे, गैमीट हमेशा अगुणित होंगे, तो वो किस विभाजन से बनेंगे? अब 2n से n बनाना है बच्चों, यहाँ अर्धसूत्रीय विभाजन होगा। इस स्पोर से गैमेटोफाइट बनेगा और इस गैमेटोफाइट्स पर गैमेट बनेंगे। अब गैमेटोफाइट भी n नंबर का होता है, गैमेट भी n नंबर का होता है, तो गैमेटोफाइट कौन सा डिवीजन करेगा? माइटोसिस। दोनों गैमेट आपस में मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट 2n का है और स्पोरोफाइट भी 2n का है, इसलिए कौन सा डिवीजन करेगा? समसूत्री यानी माइटोसिस। जहाँ भी 2n से n बनाना है तो समसूत्री होगा और 2n को 2n ही रखना है तो बच्चों माइटोसिस होगा, और n को अगर n ही रखना है तो भी माइटोसिस होगा, यानी समसूत्री विभाजन ही होगा। इस प्रकार के लाइफ साइकिल में अपने देखते हैं कि 2n अवस्थाएं भी आती है और n अवस्थाएं भी आती हैं, क्योंकि देख रहे हैं 2 बार 2n आई है, 3 बार n आई है, तो दोनों ही अवस्थाएं यहाँ पर चल रही है। इस प्रकार के लाइफ साइकिल को अपने हैप्लोडिप्लोन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल भी कहते हैं। हैप्लोन्टिक जो लाइफ साइकिल है, यानी जो मेन प्लांट बॉडी है वो अगुणित पाई जाती है किन प्लांट कैटेगरी के अंदर? तो एल्गी और फंजाई में। तो एल्गी और फंजाई प्रतिकूल परिस्थितियों में लैंगिक जनन करते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि एल्गी और फंजाई या प्रतिकूल परिस्थितियों में लैंगिक जनन ही क्यों करते हैं, तो अपने उसका हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल देख रहे हैं। तो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल एल्गी और फंजाई का है, वो क्यों ये लैंगिक जनन करते हैं? तो बच्चों लैंगिक जनन में स्पोर बनते हैं और स्पोर में प्रतिकूल परिस्थितियों को सामना करने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है, यानी अपने चारों ओर एक भित्ति बना लेते हैं
जिससे वो प्रतिकूल परिस्थितियों को गुजार लेते हैं। इसलिए अपने कहते हैं कि एल्गी और फंजाई में लैंगिक जनन कब होता है, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन में स्पोर बनते हैं और स्पोर प्रतिकूल परिस्थितियों को गुजार लेते हैं। तो बच्चों ये पढ़ लेंगे कि जाइगोट के चारों ओर थिक वॉल बन जाती है, प्रतिकूल परिस्थितियां उसे उसको बचाती है, यानी इसमें स्पोर भी बनते हैं, जाइगोट भी बनता है, तो ये सारे इसको प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाते हैं। तो जाइगोट में एक विटल लिंक यानी जीवित संयोजक कहा गया है, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच है, क्योंकि यह जीवन एक कोशिकीय जाइगोट से ही शुरू होता है। यानी जाइगोट एक विटल लिंक क्यों होता है, एक जीवित संयोजक क्यों है? क्योंकि जाइगोट से ही जीव है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, और क्योंकि जीवन एक कोशिकीय जाइगोट से ही शुरू होता है, इसलिए जाइगोट को एक जीवित संयोजक की संज्ञा दी गई है। पूछा जा सकता है कि जाइगोट को एक जीवित संयोजक की संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि जाइगोट हमेशा एक कोशिकीय होता है, इसी में मल्टीप्लिकेशन होके एक नए जीव का निर्माण होता है। क्योंकि जाइगोट 2n है, उससे पहले गैमीट n नंबर के है, बाद में उससे कोई नया प्लांट बनने जा रहा है। जहां भी देखो बच्चों जाइगोट है, उससे पहले गैमीट है, फिर उससे प्लांट बॉडी बनने जा रही है। तो जाइगोट एक विट्टल मतलब जीवित संयोजक है, जिससे एक नई जनरेशन बनने चली जाती है। इसलिए जाइगोट को एक विट्टल लिंक भी कहा जाता है, जीवित संयोजक की संज्ञा भी दी जाती है। नेक्स्ट बच्चों अपने करेंगे इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जाइगोट में मल्टीप्लिकेशन देखा अपनों ने, फिर अपने करेंगे जाइगोट जो बन चुका है उससे नए एम्ब्रियो का निर्माण। उस प्रक्रिया को अपने भ्रूणोद्भवन यानी एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो जाइगोट से एम्ब्रियो निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब जाइगोट से एम्ब्रियो जो बनेगा उसमें सेल डिवीजन भी होंगे, यानी जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट एक कोशिकीय है, वो विभाजन करेगा। और जाइगोट में होने वाले जितने भी विभाजन है बच्चों, पहले वो समसूत्रीय होंगे। तो वह समसूत्रीय विभाजन से विभाजित होता है, जिससे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, और प्रत्येक कोशिका के अंदर टोटिपोटेंट से, यानी जाइगोट में जो सेल डिवीजन हुआ है उसकी सारी कोशिकाएं एक जैसी है। मान लो कि ये दोनों गैमेट बनने से जाइगोट बना था, उसमें विभाजन हुआ तो जो बहुकोशिकीय संरचना बनी, तो इसकी एक कोशिका को भी अगर ले लिया जाए ना, तो उसकी एक सेल में भी पूरे जीव को बनाने की क्षमता है। इस प्रक्रिया को पूर्ण शक्तता या टोटिपोटेंसी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है पूर्ण शक्तता या टोटिपोटेंसी किसे कहा जाता है? जब एक कोशिका में पूर्ण जीव बनाने की क्षमता होती है, उस क्षमता को टोटिपोटेंसी कहते हैं। अब बच्चों बहुत सारी कोशिकाएं तो बन गई, लेकिन इन कोशिकाओं से कौन सा अंग बनेगा आगे, किस सेल से किस कोशिका से कौन सा पार्ट बनेगा, इसको अपने सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। सेल डिफरेंशिएशन यानी कोशिका विभेदन कहते हैं। यानी प्रत्येक कोशिका का कार्य विभेदित हो जाता है, प्रत्येक कोशिका विशिष्ट कार्य करती है, इस प्रक्रिया को अपने सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो बच्चों ये होगी बच्चों एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी जाइगोट से एम्ब्रियो निर्माण की प्रक्रिया में सेल डिवीजन भी होगा, सेल डिफरेंशिएट होगी, हर एक सेल का कार्य निश्चित हो जाएगा, फिर एक ऑर्गेनिज्म यानी एक जीव बन जाएगा। अब जाइगोट जो डेवलपमेंट कर रहा है उसके आधार पर जो एनिमल है वो कितने प्रकार है। तो जाइगोट बनने के बाद जाइगोट का जो विकास कहाँ और कैसे होता है, इस आधार पर एनिमल दो प्रकार के होते हैं। यानी जो एक एग बन चुका है वो एग फर्टाइल है या अनफर्टाइल है, वो अंडे जीव के द्वारा अंडे ही दिए जा रहे हैं, या एम्ब्रियो पूरा डेवलपमेंट होकर बच्चों को जन्म दिया जा रहा है। इसको देखते हुए एनिमल की जो कैटेगरी है वो 2 टाइप की है। एक को कहते हैं ओवी पेरस, ओवी मतलब ओवम अंडा, पेरस मतलब देने वाले, यानी अंडे देने वाले जंतु। तो जो जीव अंडे देते हैं उनको अपने अंडज यानी ओवीपेरस कहते हैं। ओवीपेरस जंतु भी 2 प्रकार के होते हैं कि अंडे हैं वो अनिषेचित हैं या निषेचित हैं। तो अनिषेचित अंडे देने वाले जीव भी होते हैं, और ऐसे जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिनमें हो चुका है तो उनके जो अंडे होंगे वो निषेचित होंगे, और जिनके अंडे पानी में दिए जाएंगे वो अनिषेचित अंडे होंगे। तो निषेचन एवं युग्मनज विकास दोनों ही घटनाएं, यानी फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट का जो डेवलपमेंट हुआ, दोनों ही एक्सटर्नल यानी जीव के शरीर से बाहर संपन्न होता है। जैसे अभी आपको बताया था कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में, एम्फीबिया में, बोनीफिशिस में। तो गैमेट कहाँ मिलेंगे? जल में मिलेंगे। तो निषेचन भी जल में होगा और जाइगोट का विकास भी जल में होगा। तो ये जो अंडे होंगे बोनीफिशिस के, एम्फीबियन के, वो अनफर्टाइल एग होंगे। अब निषेचित अंडे देने वाले यानी जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल की बॉडी में हो गया, अब जाइगोट का डेवलपमेंट होगा तो पहले वो एग बनेंगे, और एग है वो शरीर से बाहर फीमेल की बॉडी से बाहर निकाले जाएंगे। जैसे पक्षी है वो अंडे देते हैं, तो वो अंडे कैसे है, वो फर्टाइल है।
रेप्टाइल जो जीव है वो भी अंडे देते हैं, लेकिन वो अंडे कैसे हैं, वो फर्टाइल हैं, यानी उस अंडे से सीधा ही क्या बनेगा, कोई स्नेक कोई लिजार्ड बनेगी। बर्ड ने अंडे दिए हैं तो वो हैचिंग होके उससे क्या बनेगा, कोई नया चूजा बनेगा, नया पक्षी उसमें से निकलेगा। तो इस प्रकार ये अंडे कैसे होते हैं बच्चों, ये फर्टाइल होते हैं, निषेचित अंडे होते हैं। तो अंडज जंतु दो प्रकार के हैं, एक ऐसे अंडे देते हैं जो निषेचित नहीं है और एक ऐसे अंडे देते हैं जो निषेचित हैं। अब तीसरी जो कैटेगरी अपने देखते हैं जीवों की, वो होती है विविपेरस, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन जो मादा के शरीर में हो गया है, होने के बाद एम्ब्रियो बन गया है तो बच्चों को जन्म दिया जाएगा, ऐसी कैटेगरी विविपेरस कहलाती है। उसको अपने कहते हैं बच्चों विविपेरस। ये टर्म है, ध्यान रखनी है, ओविपेरस और विविपेरस। इसको अपने अंडस कहते हैं, विविपेरस को अपने बच्चों जरायुज कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे, हिंदी टर्म भी ध्यान रखनी है आपने और साइंटिफिक टर्म आपने ध्यान रखनी है, जरायुज, विविपेरस। तो फर्टिलाइजेशन और जायगोट का डेवलपमेंट फीमेल की बॉडी में होता है और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट फीमेल में कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पूर्ण हो जाती है तो यंग वन को जन्म दे दिया जाता है। अब चांस ऑफ सर्वाइवलनेस विविपेरस, यानी जिसदा बच्चों को जन्म दिया गया है तो वो तो सर्वाइव करेगा ही करेगा। तो चांस ऑफ सर्वाइवलनेस किसकी ज़्यादा होती है, विविपेरस की। चांस ऑफ सर्वाइवलनेस ओविपेरस और विविपेरस में से पूछा जाए कि उत्तरजीविता किसकी ज़्यादा है, किसके जिंदा रहने की संभावनाएं ज़्यादा है, तो विविपेरस की, ओविपेरस की कम है। लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए अनफर्टाइल एग, फर्टाइल एग और विविपेरस, तब ये पूछा जाए तो अनफर्टाइल एग की जो उत्तरजीविता की संभावनाएं सबसे कम है, फर्टाइल एग की उससे ज़्यादा है और विविपेरस की उससे ज़्यादा है। लेकिन इन दोनों को मिला के पूछा जाए तो ओविपेरस की अंडस की कम है और विविपेरस की ज़्यादा है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन प्लांट, यानी प्लांट के अंदर निषेचन होने के बाद क्या होता है। निषेचन बच्चों ओवरी के अंदर संपन्न होता है, अंडाशय के अंदर संपन्न होता है, जो गाइनोशियम है वहाँ संपन्न हो रहा है। तो एक फूल के पार्ट होते हैं, सेपल है, पेटल है, स्टेमन है, या फिर जो गाइनोशियम का कार्पल या पिस्टल है बच्चों। इसको अपने बाह्य दल कहते हैं, इसको अपने दल कहते हैं, इसको अपने पुंवंग कहते हैं, इसको अपने जायांग कहते हैं। यानी ये कैलिक्स है, ये कोरोला है, ये एंड्रोशियम है, ये गाइनोशियम है। कैलिक्स की एक इकाई को सेपल कहते हैं, कोरोला की एक इकाई को पेटल कहते हैं, एंड्रोशियम की एक इकाई को स्टेमन कहते हैं, गाइनोशियम की एक इकाई को कार्पल या पिस्टल कहते हैं। तो जैसे ही निषेचन हो जाता है, निषेचन यहाँ संपन्न होगा, ये बीजांड है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है जिसको अपने बीजांड कहते हैं, और यहाँ एग सेल होती है, यहाँ पर नर युग्मक इस तरह से आते हैं और उसको फर्टाइल कर देते हैं। तो जैसे निषेचन संपन्न होता है तो मोस्ट ऑफ तो क्या होता है बच्चों, ये सेपल है, पेटल है, ये एंड्रोशियम है, ये तो झड़ जाती है, ये सूख के खत्म हो जाते हैं। और ओवरी है वो फल में परिवर्तित, ये ओवरी है, ओवरी फल में परिवर्तित हो जाती है, ओवरी की वाल्व फल भित्ति में, और जो इसमें आपको ये बीजांड दिखाई दे रहा है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो कुछ जो प्लांट ऐसे हैं उनमें निषेचन के बाद भी उसमें सेपल बचा रह जाता है, उसके चिपका रह जाता है। जैसे अपने टमाटो देखते हैं, ब्रिंजल देखते हैं, टमाटर और जो बैंगन है उसमें देखते हैं आपको ग्रीन सी पत्तियां लगी हुई दिखाई देती हैं। तो बच्चों ये ग्रीन सी पत्तियां कौन सी होती है प्लांट्स की, फूल की, वो सेपल होती है। और जो कलरफुल पत्तियां होती है बच्चों वो पेटल होती है। तो ऐसे कौन से प्लांट है जिसमें निषेचन के बाद सेपल बचे रह जाते हैं, उससे लगे ही रह जाते हैं, वो झड़ते नहीं है, तो वो टमाटर और बैंगन है। और कई ऐसे प्लांट हैं पिस्टल जो पादप से, जो मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम तो पार्ट यही है कि ओवरी या फल में परिवर्तित होगी, इसलिए पिस्टल तो उससे जुड़ी रहेगी। तो ओवरी की वाल्व है वो फल भित्ति बनाएगी, ओवरी क्या बनाएगी बच्चों, फल बनाएगी, ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, यानी ये पूरा फल में परिवर्तित होगा। तो बच्चों ये तो फल भित्ति बनेगी और पूरी ओवरी क्या बनाएगी, ये फल बनाएगी, और ये बीजांड क्या बनाएगा, बीज, यानी ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। एग है, एग से वो जाइगोट, और जाइगोट से क्या बन जाएगा बच्चों, एम्ब्रियो बन जाएगा। तो यहाँ जाइगोट बनेगा, ये एग होगा, एग फर्टाइल होने के बाद जाइगोट, और जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो। तो बीज में क्या चीज़ बनेगी, एम्ब्रियो बनेगा। तो इस तरह से बच्चों आपका ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आप ये सारी वीडियो ध्यान से देखें और इसको नोट करें, और फिर मंडे तक आप मेरे को इसको जमा करवाएं।